Hello friends, welcome to the Hindu editorial analysis. Today at the 17th of the October 2023 we will discuss editorial published in the Hindu newspaper. आज है 17 अक्टूबर और जो एडिटोरियल पब्लिश है इसमें देखते हैं द इंडियन हिमालयन रीजन नीड्स इट्स ओन इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये जो है आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हम देखते हैं यूपीएससी का सिलेबस है उसमें इन्वायरमेंट सेक्शन से बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रीलिम्स में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस में भी करीब 3 से या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपली अगर देखा जाए तो जनरल अवेयरनेस के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि इसमें जो है हम डिस्कस करेंगे कि जो हिमालयन रीजन है उसके लिए हमारे पास इन्वायरमेंट का असेसमेंट कैसे किया जाना चाहिए। अभी हमने देखा सिक्किम में जो है तीस्ता डैम जो है ब्रीच हुआ है जिसकी वजह से वहाँ पर बाढ़ आई है, बहुत सारे आर्मी पर्सनल मारे गए। इसी तरह अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में जो है हम देख रहे हैं कि हैवोक आया है, एक बहुत ही जो भयंकर त्रासदी के रूप में आया है, बाढ़ और लैंडस्लाइड हुए हैं। तो ये जो है हमारे जो हिमालयन रीजन है वहाँ की इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारे डेवलपमेंट मॉडल है वो एक्चुअल में हमारे लिए प्रोग्रेसिव नहीं है। अगर देखा जाए द बेसिस ऑफ द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने क्या कहा है, डिफिनीसन क्या दिया है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट as a tool to identify the environmental, social and economic impacts of a project before it implemented। तो किसी प्रोजेक्ट को जो हम इम्प्लीमेंट करें उससे पहले हमें उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर, सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर को देखने की आवश्यकता है कि उसका क्या इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर में पड़ने वाला है। अगर इन टूल को हम कंपेयर करें तो हमें बहुत सारे अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट प्रपोज जो प्रोजेक्ट हैं वहाँ से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि जो पॉसिबल इन्वायरमेंटल रिपरकशन होंगे, जो उसके वजह से समस्याएं आ सकती हैं, किस तरह की सिनेरियो जनरेट होगी, उनको हम डिसाइड कर सकते हैं। और अगर इसको हम एप्रोप्रिएट तरीके से डिसाइड करें तो हम उससे के मिटिगेशन स्ट्रेटजी बना सकते हैं और हम वहाँ से किसी भी आपदा से निपटने में सक्षम रहेंगे। अगर देखें इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करें तो इसके लिए हमें कंप्रिहेंसिव रिलायबल डाटा की भी आवश्यकता है, क्योंकि अगर डाटा हमारे पास होगा तभी जा करके हम जो है एक मोस्ट एप्रोप्रिएट और रिलेवेंट जो है रिलायबल इन्फॉर्मेशन अगर कलेक्ट करेंगे तभी जाकर के किसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग हम कोई डिसीजन ले सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं। भारत में देखा जाए तो जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है इसकी शुरुआत कब से होती है, यानी जो है लीगल फ्रेमवर्क कब बनना शुरू हुआ। तो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 1976-77 में सबसे पहले प्लानिंग कमीशन ने जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो भारत सरकार की जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है का विभाग है, उसको कहा था कि जो रिवर वैली हैं, नदी घाटियाँ हैं, नदी रिवर वैली जो भी प्रोजेक्ट है वहाँ पर इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सर्वे होना चाहिए, हमें सर्वे करना चाहिए, वहाँ पर असेसमेंट करने चाहिए। लेकिन इसको जो है बाद में बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए आगे बढ़ा दिया गया कि जहाँ पर पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड हो वहाँ पर उसके अप्रूवल के लिए एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड बनाया गया कि जहाँ पर कुछ इस तरीके का रिक्वायरमेंट हो। तो इस तरीके से हम देखा तो इन्वायरमेंट क्लियरेंस की जो है बात शुरू हुई, लेकिन शुरू में 1976 के आसपास ये केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन हुआ करता था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन 27 जनवरी 1994 को कुछ और चेंजिंग हुए और यूनियन गवर्नमेंट ने, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने क्या किया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के माध्यम से उन्होंने क्या किया, एक बिल लाए, एक नोटिफिकेशन लाया और इन्वायरमेंटल क्लियरेंस एक मैंडेटरी कर दिया किसी भी स्पेसिफाइड न्यू प्रोजेक्ट के लिए। अब एक मैंडेटरी प्रोविजन हो गया, यानी हम यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारी स्पेसिफिक एक्टिविटी, मॉडर्न स्पेसिफिक एक्टिविटी है, वहाँ तक हम इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की बात को आगे ले जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारे बदलाव हुए, करीब 12 जो है अमेंडमेंट भी हुए और इसे फाइनली 2006 में इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन से रिप्लेस कर दिया है। जो 2006 का ये नोटिफिकेशन था इसमें जो है डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई, विकेंद्रीकरण की, और राज्यों को भी बहुत ज़्यादा पावर दिए गए कि वो जो है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो है डिफरेंट केसेज में दे सकते हैं। जो 2006 का नोटिफिकेशन है उसमें जो अमेंडमेंट हुए उसमें अगर देखा जाए तो उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, लेकिन सरकार ने फाइनली 2020 में फिर से अमेंडमेंट की बात किया। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने क्या किया, एक ड्राफ्ट लाया कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट
इम्पैक्ट असेसमेंट जो है 2020 को होगा, पब्लिक कमेंट के लिए लाएगा। उसमें बहुत सारे जो है चीज़ें सामने आई, बहुत सारे लोगों ने सजेशन भी दिया और यूपीएससी ने 2021 में इसी बिल के बारे में जो ड्राफ्ट आया है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, यूपीएससी ने सरप्राइज करते हुए, आज तक बिल के बारे में यूपीएससी नहीं पूछती थी, वो एक्ट के बारे में पूछती थी, लेकिन उन्होंने जो बिल प्रपोज थे, ड्राफ्ट थे, उसके बारे में क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया। तो हम देखते हैं कि ये जो बिल आया है इसमें जो कमेंट्स आ रहे हैं एडिटोरियल पब्लिश में, जो बहुत इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हैं, उनका कुछ एक क्रिटिसिज्म है कि ये प्रो इंडस्ट्री है। यानी अगर देखा जाए ये जो सरकार इसमें चेंजिंग कर रही है, इससे इंडस्ट्रियल सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है वन साइज फिट आल जो है कंडीशन अप्लाई कर दिया गया है और बहुत सारी चीज़ें को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। जैसे देखा जाए जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2006 का नोटिफिकेशन था, उसमें जो इंस्टीट्यूशनल सेटअप की बात की गई थी इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए, वो जो है ऐसा कुछ चीज़ें हमें नहीं दिखता, उसके प्रोसीजरल चीज़ें कमी हैं। अगर देखा जाए जो प्रोजेक्ट हैं एक इन्यूमरेटेड एक शेड्यूल बना दिया गया है और उसमें जहां नोटिफिकेशन के माध्यम से रिक्वायरमेंट होगी वहीं इन्वायरमेंट क्लियरेंस देने की आवश्यकता है, जबकि प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग उसको प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट उसका डिफिनेशन नहीं रखा गया है। इसमें भी सरकार ने नोटिफिकेशन में बहुत सारे कैटेगरी बना दिए हैं, जैसे कि माइनिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, अब हम वहाँ पर कोयले की जो माइनिंग कर रहे हैं या लोहे की कर रहे हैं, कोई अन्य माइनिंग कर रहे हैं, हम नेचुरल रिसोर्स निकाल रहे हैं या पावर जनरेशन कर रहे हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, इस तरीके की सरकार ने उसमें कैटेगरी बना दिया। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ये वारंट आया है, इसमें जो है पूरे देश के लिए एक ही क्राइटेरिया बना दिया गया है। अब एक ही क्राइटेरिया बनाने की समस्या ये है कि हम जियोग्राफी में पढ़ते हैं कि भारत जो है फिजिकली डिफरेंट कैटेगरी में ये डिवाइडेड है। जैसे हिमालयन रीजन जो है मैदानी क्षेत्र या फील्ड, जो प्लेन एरिया है, डेजर्ट हैं, और इसके अलावा जो है डेक्कन ट्रैप है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, कोस्टल रीजन है। तो ये सभी जो है फिजिकली ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट हैं। तो क्या इनके जो है इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट है क्या वो सभी सेम होने चाहिए? तो हम यहाँ आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं कि जो हिमालयन रीजन है, इंडियन हिमालयन रीजन स्पेशली, वहाँ के लिए हमें जो है सरकार को कुछ और अवेयरनेस लाने चाहिए, क्योंकि उस रीजन की वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फ्रेगाइल रीजन है और हमें उसको सेपरेट से एक कंसिडरेशन लाना चाहिए, एक ड्राफ्ट लाना चाहिए। इसमें देखा गया है कि जो कुछ इंडस्ट्री हैं उसमें शेड्यूल नोटिफिकेशन है, उसके अंदर जो है वो नहीं आ सकते। जैसे कुछ राज्यों की स्पेसिफिक पॉलिसी है कि कुछ स्पेसिफिक टाइप की इंडस्ट्री नहीं हो सकती है। अगर वहीं देखा जाए तो कुछ के लिए क्या है, एक पूरे देश में लिए कि जो है थ्रेशोल्ड कंडीशन लगा दिया गया कि इस फाइनली जो है इस पॉइंट को जो है कोई कंपनी सेटिस्फाई करती है तो इंडस्ट्री लगा सकती है। लेकिन अगर देखा जाए ड्राफ्ट जो 2020 का नोटिफिकेशन है, उसके बाद उसमें देखा गया है कि इंडियन हिमालयन रीजन को अलग से ट्रीट नहीं किया गया। इसी को ये है एक कंसर्न मान करके राइटर ने डिस्कस किया है। अब देखा जाए तो इसमें जो फ्ला इन द ग्रेडेड अप्रोच, जो ग्रेडेड अप्रोच यहाँ अपना रहे हैं उसमें भी कुछ समस्याएं हैं। जैसे कि इन्होंने एक डिफरेंशिएटेड रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच की बात किया है, लेकिन उसमें हम देख रहे हैं कि जो फॉरेस्ट है या रिजर्व फॉरेस्ट है, नेशनल पार्क है, क्रिटिकल टाइगर रिजर्व है, वहीं पर केवल ग्रेडेड अप्रोच की बात हो रही है, अदरवाइज इसकी बात नहीं हो रही है। जो इंडियन हिमालयन रीजन है, अगर उसमें देखा जाए तो उसमें एक स्पेशल नीड की आवश्यकता है कि जो डिफरेंट एरिया है इकोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा उनका इंपॉर्टेंस है पूरे देश के लिए भी, और एक्चुअली में वाटर टावर की तरह काम करते हैं। जो हमारा हिमालय है उसको थर्ड पोल कहा जाता है, विश्व का जो है उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के बाद तीसरा पोल कहा जाता है, और एक तरीके से वाटर टावर की तरह भारत के लिए नहीं, करीब करीब 8-10 देशों के लिए वो काम करता है। पूरा हिंदुकुश रीजन को भी इंक्लूड कर लें तो हमारे पास बहुत सारे जो है एशिया के मैक्सिमम कंट्री को इंक्लूड करता है। तो हमें एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि हमें कैटेगराइज करना चाहिए डिफरेंट प्रोजेक्ट को, और उनके एक्टिविटी को हमें रेगुलेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि इंडियन हिमालयन रीजन जो है एक फ्रेगाइल और वल्नरेबल रीजन है। अगर हिमालय की बात देखा जाए तो उसकी वल्नरेबिलिटी जो है वेदर कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो और भी ज़्यादा है, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि कभी उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड आ रहा है, तो कभी जो है हिमाचल प्रदेश में आ रहा है, कभी सिक्किम में आ रहा है। इस तरीके से देखें जो हैवी रेन हो रहे हैं, फ्लैश फ्लड हो रहा है, लैंड स्लाइड हो रहे हैं, या कभी कोई भूकंप आ रहा है, सिस्मिक एक्टिविटी। अभी देखा हमने कि नेपाल में भूकंप आया है, अफगानिस्तान में भूकंप आया है। तो ये जो है एक कैटेगरी, हमें कैटेगरिकली जो है डिसीजन लेने की आवश्यकता है, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है वो अदर लेयर की जो है क्लाइमेट चेंज के साथ साथ जो है
हमारे जो कंडीशन है हिमालयन रीजन की, हिमालय क्या है कि जो है अभी भी उसका ग्रोथ हो रहा है, तो उसकी वजह से वहाँ पर सिस्मिक एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है, इसलिए वो क्षेत्र और भी ज़्यादा वल्नरेबल है, संकटग्रस्त है। इसलिए हमें वहाँ पर ये देखने की ज़रूरत है कि जो फ्रेगाइल और वल्नरेबल हिमालय है वहाँ पर हमें डिफरेंट चीज़ों को मेंशन करने की ज़रूरत है कि एक स्टैंडर्ड बनाने की आवश्यकता है। अब फ्रीक्वेंसी की बात करें, जो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी हम देख रहे हैं हिमालयन स्टेट में जो डिवास्टेशन हो रहे हैं वो कुछ एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से भी हो रहे हैं, लेकिन वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन आ क्यों रहे हैं इस पर भी हमें असेसमेंट करने की आवश्यकता है। इसके वजह से देखा गया है कि हिमालयन रीजन में बहुत ज़्यादा हैवी नुकसान हो रहे हैं। जैसे अभी हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हुआ है वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए के या उससे ज़्यादा के नुकसान हुए। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्होंने डिमांड भी किया कि उसको जो है हेल्प दिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प की बात कही, लेकिन अगर देखा जाए ये हेल्प मांगना राज्यों ने क्या क्या एक पॉलिटिक्स बना लिया है कि अगर कहीं आपदा आएगा तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प मांगेंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी राज्यों को हेल्प देती है कि हम अगले इलेक्शन वहाँ पर हम चुनाव में इस बात को रख सकते हैं कि हमने इतना पैसा वहाँ पर बाढ़ पीड़ितों को दिया, तो सूखा पीड़ित को दिया, लैंडस्लाइड में दिया या भूकंप पीड़ितों को दिया। ये जो है कहने की बात हो जाती है, लेकिन ऐसा हम पहले भी एक आर्टिकल में डिस्कस कर चुके हैं कि क्या ये फिजिबल है, क्या हमारे जो प्रेजेंट सिचुएशन है क्या ये एक दिन की बात है। ऐसा तो नहीं है कि अगले साल भूकंप नहीं आएगा, अगले 5 साल बाद जो है बाढ़ नहीं आएगी, लैंडस्लाइड नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर ये इम्पैक्ट इस असेसमेंट करने का आवश्यकता है कि इसे रोका जाए। जैसे उड़ीसा ने बहुत अच्छा काम किया है, वहाँ पर सुनामी से, चक्रवात से जो साइक्लोन होते हैं वो हर साल इम्पैक्ट होता है, उसने ऐसा मिटिगेशन प्रोसीजर बना लिया और वहाँ पर उन्होंने एटलस तक तैयार कर लिया। और पिछले समय कुछ समय हमने देखा कि जब चक्रवात आया उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था किया कि एक सिंगल पर्सन नहीं मरा और सभी लोग वहाँ सुरक्षित रहे। कुछ हाँ पैसों का या संपत्तियों का नुकसान हुआ, लेकिन कुछ ह्यूमन रिसोर्स का नुकसान नहीं हुआ, और यूनाइटेड नेशन तक ने इसकी प्रशंसा किया। इस चीज़ को हमें अप्रोच को अपनाने की आवश्यकता है कि हमें वहाँ पर पैसे और उसके जो कंपनसेशन देने की आवश्यकता नहीं है, हमें फ्यूचर में अगर इम्पैक्ट ही कम से कम किया जा सके इस बात को एनालिसिस करने की ज़रूरत है। तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है उसमें 4 पार्ट रखे गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से: स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, पब्लिक कंसल्टेशन एंड अप्रेजल। तो हमें सबसे बड़े स्क्रीनिंग बिल्कुल ज़रूरत है कि क्या उस रीजन में ऐसा प्रोजेक्ट लगाया जा सकता है, उस प्रोजेक्ट की स्कोप क्या है, फ्यूचर जो है फ्यूचरिस्टिक है या नहीं है। पब्लिक कंसल्टेशन भी होना चाहिए कि क्या वहाँ के लोग एक्चुअल में उससे खुश हैं या नहीं है। लेकिन ये चीज़ें जो है पॉलिटिसाइज हो जाती हैं तो लोग पॉलिटिकल रंग में आ जाते हैं, फिर पब्लिक का कंसेंट एक्चुअल में पब्लिक का न होकर के पॉलिटिकल पार्टियों का कंसेंट हो जाता है। जैसा कि हमने देखा था जो नैनो कार था टाटा जो है पश्चिम बंगाल में लगा रहा था, लेकिन वहाँ पर गवर्नमेंट नहीं, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियों ने इतना ज़्यादा विरोध किया वो गुजरात में उठ कर चला गया, जबकि एक्चुअल में जनता को उससे कुछ लेना देना नहीं था, जनता को फ़ायदा ही होता वहाँ पर और ज़्यादा जो है उन्हें रोजगार की संभावनाएं बढ़ती। इसी बात अप्रेजल होनी चाहिए कि अप्रेजल कमेटी होनी चाहिए जो इन्वायरमेंट की फाइनली असेसमेंट कर सके। व्हाट एल्स द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। अब इसमें देखा जाए कुछ अटपटा चीज़ें क्या क्या सामने आ रही हैं। देखिए नेशनल लेवल पर एक्चुअल हमारे पास कोई रेगुलेटर ही नहीं है, यानी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करें तो जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है वही जो करे वो करेगी, लेकिन कोई अन्य रेगुलेटर नहीं है। और इस तरीके से देखा जाए 2011 में सुप्रीम कोर्ट में मामला भी गया था जो है लेफरेज यूमियम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड तमिलनाडु गोदावरम तिरुमुलपाड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडिपेंडेंट, ऑब्जेक्टिव और ट्रांसपेरेंट अप्रेजल और अप्रूवल कमेटी होनी चाहिए जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस दे और जो मॉनिटर करे, जो डिफरेंट हम प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जो पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसे मॉनिटर भी करना चाहिए। क्योंकि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है ये एक बहुत ही जो इसका प्रपोजल जो है एक हमें जो एक प्रत्याशित रिजल्ट देना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा वहाँ पर जो फाइनेंस हो रही हैं उस प्रोजेक्ट को वो फाइनेंसिंग हो जाएगी। जैसा कि हमने उत्तराखंड में देखा कि जो वहाँ पर फ्लैश फ्लड आया वहाँ पर एनटीपीसी का प्रोजेक्ट ही खत्म हो गया, वहाँ प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा या उससे कुछ समय के लिए टालना पड़ा। तो एनटीपीसी ने जो लोन लिया होगा वो क्या फाइनेंशियली हमारे पास क्या है, हमारे आशा का अनुरूप नहीं हुआ, तो फ्यूचर में एक बहुत बड़ा एनपीए होगा और बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। अगर देखा जाए हम अदर केस में देखते हैं, बट डिफरेंट केसेज में देखते हैं कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक्चुअल में ये एक सीरियस रूप से नहीं लिया जाता है। इसको एक बॉक्स, जैसे हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें बॉक्स को टिक करते हैं, उसी तरह इसमें से टिक करने वाली एक फॉर्मेलिटी को अपनाया जाता है। इसलिए अगर देखा जाए इसके जो डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो परिणाम हमको रिजल्टेंट मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है और इंडियन हिमालयन रीजन में तो काफ़ी ज़्यादा ये वल्नरेबल हो जा रहे हैं।
अगर देखा जाए पॉलिसी मेकर को सबसे बड़ा ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो डिफरेंट टूल को एक्सप्लोर करें और एक स्ट्रेटजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट बनाएं, जिससे कि एक पूरे तरीके से कुमुलेटिव इफेक्ट वहाँ पर है, एक पूरे तरह एक कंप्रिहेंसिव प्लान बने कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसके डेवलपमेंट जो एरिया की बात हम कर रहे हैं, जो डेवलपिंग एरिया की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट करने की बात कर रहे हैं, क्या उस एरिया में सच में डेवलपमेंट हो रहा है या इंडियन हिमालयन रीजन और फंडामेंटल जो पॉलिसी बन रहे हैं और भी फ्रेगाइल और जो है वल्नरेबल होता जा रहा है। तो ये चीज़ें हमें असेसमेंट करने की आवश्यकता है। तो ये था आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है कन्फ्रंटिंग द लॉन्ग टर्म रिस्क ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर देखा जाए तो इसके राइटर जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर के एक्चुअली में एडवाइजरी काउंसिल में स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर एंड स्पेशल ड्यूटी हैं आदित्य सिन्हा। तो ये आर्टिकल एक्चुअल में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है कि जो हमारे देश में या पूरे विश्व में सबसे बड़ा देखा जाए तो आजकल एक बहुत बड़ा रिस्क क्रिएट हो गया है जो प्राइवेसी को लेकर के। अगर देखा जाए हमारे पास से पहले ज़माने में जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं था तो सोशल वैल्यू ज़्यादा हो सकती थी और वो जो है ससेप्टेबिलिटी उनकी जो है ससेप्टेबिलिटी बहुत वल्नरेबिलिटी बहुत कम होती थी। जैसा अगर देखा जाए डिजिटल एज में हर व्यक्ति को एक जो है रिलेटिव रिस्क फ्री नहीं व्यक्ति है, उसके पास एक रिस्क है कि उससे किसी डाटा का मैनिपुलेशन हो सकता है, मिसयूज हो सकता है। लेकिन जब ये सिस्टम नहीं थी तो व्यक्ति एकदम पूरी तरीके से फ्री था और उसके पास कोई डर ही नहीं होता था उसने क्या कहा क्या सुना, क्योंकि उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, जो कह दिया सामने से ख़त्म। लेकिन देखा जाए इस समय जो साइबर अटैक हो रहे हैं, जो डाटा का ब्रीच हो रहा है, इससे क्या है एक और डेंजर बढ़ गए हैं। अगर इसमें एक जो है एग्जाम्पल दिया गया, एक एग्जाम्पल जो है एक फिल्म का है कि मसीना नाम से एक मूवी आई है। उस मशीन में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की गई है कि किस तरीके से हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आगे चल करके खतरा बन सकता है। जैसा कि उस मूवी में दिखाया गया है कि एक सिंथेटिक इंटेलिजेंस उसके अंदर आया और उसने जो है अपने ही जो ह्यूमन क्रिएटर था उसी के साथ जो है अनफॉर्सिन हजार्ड्स क्रिएट कर दिया और जो है बहुत सारे उस तरीके से नुकसान पहुंचा। जैसा कि हम जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ थ्रेट की बात हम करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ह्यूमन के ऊपर वो अटैक करना शुरू कर दे और अनकंट्रोल्ड वे में मनुष्य को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे। तो हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में हमें इसे आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। अगर देखा जाए तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है इसमें जो है माल फंक्शन, अभी जो डे टू डे जो टास्क हम बात करते हैं उसमें माल फंक्शन की चीज़ें कम मिलनी, जैसे हम डेली काम कर रहे हैं तो उसमें जो है मैनिपुलेट करना काफ़ी टफ है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म है उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि उसमें हम देख रहे हैं कि जो है डिफरेंट ग्रेडेड लेवल पर जो डिफरेंट लेवल पर चीज़ें आती हैं उसमें समस्याएँ हैं। ओवर द लॉन्ग टर्म की बात करें तो युवाल नोआ हरारी इन्होंने जो है एक कंसर्न रिप्रेजेंट किया है कि भविष्य में हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी का एमलगेमेशन हो जाए और बहुत सारी चीज़ें जो है बायो सिंथेटिक लेवल पर डीएनए लेवल पर भी जा करके मैनिपुलेशन हो सकती है। इसके अलावा देखा जाए जो पोटेंशियल थ्रेट है सबसे बड़ी कि फंडामेंटली ह्यूमन एग्जिस्टेंस को ही जो है मैनिपुलेट किया जाए, ह्यूमन की इमोशन को, थॉट और डिजायर को ही चेंज कर दिया। जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्चुअल में सच में ह्यूमन इमोशन और थॉट को चेंज कर दे रही हैं। तो ये चीज़ें जो है भविष्य में खतरा न बन जाए। और इसमें देखा जाए करीब 350 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोफेशनल जो हैं उन्होंने स्वयं एक कंसर्न रिप्रेजेंट किया है कि पोटेंशियल रिस्क इससे हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से। यानी एक्सपर्ट का ऐसा मानना है। तो हमें ये देखने की जरूरत है कि अगर कोई भी माल फंक्शन होता है, मैनिपुलेशन होता है आर्टिफिशियल सिस्टम में जिससे को हमारे फ्यूचर को डिसरप्ट कर सकता है, तो इससे हमें बचने की आवश्यकता है। अगर इसमें हम देखा जाए तो हमें जो पोटेंशियली खतरा तो है, लेकिन इसमें देखा जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसी को मैनिपुलेट कर दिया जाए। जो हमारे पास केमिकल बैलेंस है वाटर का और सप्लाई का, वही अगर अल्टर कर दिया जाए तो एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफिक रिपरकशन होंगे, बहुत ज़्यादा जो एक प्रोबेबिलिटी है एक बहुत ज़्यादा डिजास्टर हो जाएगा। ऐसी इस बात की संभावना काफ़ी कम है। जैसा कि क्रिस मूवी में दिखाया गया था कि उसने जो है वाटर सिस्टम को ही डिसरप्ट कर दिया, उसमें केमिकल मिला दिया, हवा में केमिकल मिला दिया, लोग बेहोश हो गए, मर जा रहे हैं। लेकिन ऐसा चीज़ें जो है मूवी में है, लेकिन हाँ वो भी एक मशीन का ही एग्जाम्पल था कि किस तरीके से एक मशीन जो है एक टेक्नोलॉजी से अडेप्टेड कोई पर्सन जो है जो एक्चुअल में पर्सन नहीं है, जैसा क्रिस मूवी में दिखाया गया था कि वो एक पर्सन नहीं है, वो इसलिए वो कहता है कि उसे कोई मार भी नहीं सकता क्योंकि वो जन्म ही नहीं लिया है। तो क्या ऐसी एक प्रोबेबिलिटी हमारे पास दिखती है? अगर कुछ चैलेंजेस की बात की जाए तो एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि ह्यूमन वैल्यू को जो है लॉस होगा, लेकिन
हमें यहाँ भी देखने की जरूरत है कि एक एडवांसमेंट जो है उसका जो मार्केट प्रेशर है उसकी वजह से इसका एडवांसमेंट होना ही है, क्योंकि कंपनियाँ लेबर कम से कम एम्प्लॉय कराना चाहती हैं। अगर इसमें देखा जाए तो हमको एक यूनिफाइड अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है पूरे ग्लोबल लेवल पर। इसके फाउंडेशनल ऑब्जेक्टिव को जो है एआई गवर्नेंस को हमें चेंज करने की आवश्यकता है। एआई इंडेक्स जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक इंडेक्स जारी किया जिसमें पाया गया कि जो 127 लेजिस्लेटिव बॉडी हैं डिफरेंट कंट्री की, उन्होंने पाया कि जो है 37 लॉ ऐसे हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड को कहीं ना कहीं इंक्लूड जरूर किया है। यहाँ पर एक कंसर्न को रिप्रेजेंट किया गया है कि 127 देश ऐसे हैं जिनके 37 कानून ऐसे बता रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सोचना शुरू कर दिए। इसलिए हमें इसको अडेप्ट करने की जरूरत है और यूरोपियन यूनियन ने इसके देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना लिया है जिसे हम रिस्क बेस्ड अप्रोच मान करके अपना भी सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है हमें रिस्क दिखता है। आगे देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदा है, बहुत सारी चीज़ें वो आसान कर दे रहा है। तो ये हमारे जो है डेली लाइफ के लिए सिंपली देखा जाए तो बहुत बड़े जो प्रोजेक्ट हैं, जैसे अभी हमने पहले आर्टिकल में डिस्कस किया एनवायरनमेंट इम्पैक्ट के लिए, तो वहाँ पर हम इसका एनालिसिस में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो ये थ्रेट भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे ज़्यादा प्रयोग हम इसे नेगेटिव फील्ड में लोग कर रहे हैं, पॉजिटिव फील्ड में सरकार या एजेंसियाँ डिफरेंट जो है गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं ले रही हैं। इसकी वजह से जो है समस्याएं आ सकती हैं। अगर देखा जाए तो हमें इंटरनेशनल लेवल पर हमें एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की आवश्यकता है, एक कम्पिटिटिवनेस लाने की ज़रूरत है जिससे कि डिफरेंट कंट्री इसमें एक कोलेब्रेशन कर सकें और इसके समस्याओं से हम बच सकें। द डेंजर ऑफ मिलिट्री एआई, तो सबसे बड़ा डेंजर क्या है? जैसा कि हम देख रहे हैं रसिया यूक्रेन का लड़ाई चल रहा है, आर्मेनिया अजरबैजान का चल रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन का चल रहा है, म्यांमार या अफ्रीका के बहुत सारे देशों में जो है सत्ता का तख्ता पलट हो गया है, या कुछ अन्य देशों में हम देखते हैं कुछ इस तरीके के हो रहे हैं जहां मिलिट्री पावर का प्रयोग किया जा रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत व्यापक स्तर पर। तो अगर मिलिट्री जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग बहुत ज़्यादा करेगी तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा रिस्क क्रिएट हो जाए, और इसके लिए क्या होगा, एक बहुत बड़ी मानव के लिए त्रासदी आ सकती है। इसलिए हमें जिस तरीके से हमने न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए न्यूक्लियर वेपन के लिए ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बनाया है, उसी तरीके के हमें कोई एक ट्रीटी बनाने की आवश्यकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कि इसका हम व्यापक स्तर पर केवल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किस लिए करेंगे, पॉजिटिव सेंस में करेंगे, ह्यूमनिटी और डेवलपमेंट के लिए करेंगे, न कि हम वेपन्स बनाने के लिए। केमिकल वेपन्स स्पेशली जो कि हमारे कन्वेंशनल वेपन के एग्जांपल हैं वो काफ़ी ज़्यादा हजार्डस हो सकते हैं, तो इस तरीके के वेपन बनाने के प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर देखा जाए तो डिफरेंट नेशन को ये जो है एआई जो बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिप्लॉयमेंट की, उन्हें जो है एक्सेप्ट करनी चाहिए, उसके डिफरेंट नॉर्म को बनाना चाहिए और वारफेयर के लिए लड़ाई के लिए उसका प्रयोग नहीं की जानी चाहिए। और चूंकि ऐसा संभव नहीं है कि हम वारफेयर के लिए न करें, लेकिन हाँ उसके लिए हमें सिक्योरिटी को डिफेंस को प्रायोरिटी देनी चाहिए, न कि हमला करने के लिए अटैक करने के लिए। जैसा कि हमने देखा कि हमास ने किस तरीके से इजराइल पर 500 रॉकेट अचानक में दाग दिए, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का मिसयूज है, लेकिन उसका परिणाम देखने को आ रहा है कि आज पैलेस्तीन के लोग जो गाजा स्ट्रिप के लोग साउदर्न रीजन में चले गए हैं इजराइल की चेतावनी के बाद, और लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं। तो वहाँ पर ऐसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का क्या फ़ायदा कि ह्यूमैनिटी ही समाप्त हो रही है। तो हमें यहाँ पर डिफरेंट गवर्नमेंट को डिफरेंट नेशन को भी ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमें इससे जो एडवांसमेंट को पॉजिटिव सेंस में लेना है, न कि नेगेटिव सेंस में। तो ये था आर्टिकल, इसके जो डिफरेंट छोटे वाले आर्टिकल हैं वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ये था आज का एडिटोरियल। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।